बड़ी भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसने मुझे प्रभावित किया। तो यह साल 2020 था। स्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ। किरदार मैं, देवांश, अविनाद मेरा मित्र, अग्रिम मेरा मित्र और कुछ रिश्तेदार भी। तो यह एक लंबी कहानी होगी। शांत और आराम से बैठें और इसे अपने जोखिम पर पढ़ें। अपने बुरे सपनों के लिए मुझे दोष न दें। मैं और मेरा परिवार मेरे दो दोस्तों अग्रिम और अविनाद के साथ लखनऊ में किसी जगह, नाम नहीं बता सकता, की छुट्टियों की यात्रा पर थे। वहां हम लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। यह बहुत ही सिंपल और पुराना था और इसे कुछ ग्रामीणों ने फॉरेन विजिटर्स के लिए बनाया था। उसमें कुछ भी भुता नहीं था, लेकिन रियलिटी में गेस्ट हाउस चारों ओर घास के मैदानों से घिरा हुआ था और सड़क से गेस्ट हाउस तक मुश्किल से 1 किलोमीटर नैरो रास्ता था जो घास के मैदानों से घिरा हुआ था। इसलिए जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो मेरे परिवार ने मेरे चाचा के घर के पास कहीं जाने का फैसला किया। अब गेस्ट हाउस में हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और एक व्यक्ति, और नाम नहीं बता सकता। मान लीजिए कि बहुत साहसी था क्योंकि वह सेना में था। जैसा कि पहले बताया कि गेस्ट हाउस डरावना लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी भुता नहीं था। हमने अपना डिनर समाप्त किया और बिना किसी भय के अपने अपने बिस्तरों की ओर बढ़े। कमरे का नक्शा। यह एक सिंपल बेडरूम था जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड और कुछ आवश्यक सामान जैसे छोटी मेज, स्टूल आदि थे। इसलिए मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने फैसला किया कि एक डबल बेड पर सोएंगे और दूसरे बेड पर आर्मी वाला सोएगा। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, लेकिन मुझे एक बहुत बुरा सपना आया कि पीछे के मैदान, जो गेस्ट हाउस के पीछे था, से कोई भूत जैसी चीज आ रही है और हमें देख रही है। अब मैं पहले से ही कायर था और इससे मुझे भी डर लगा। हालांकि मैंने इसे एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर दिया। अब मैंने बिना झिझक अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक खिड़की थी और वहां से साफ साफ अंधेरे खेत दिखाई दे रहे थे। जब मैंने वहां देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि एक व्यक्ति या कोई चीज दूर लाल चादर में लिपटी हुई मैदान पर लेटी हुई है और लगातार चमक रही है। यह बहुत अजीब था। फिर मैंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और सोने की बहुत कोशिश की। कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे जगाया और बताया कि उसने भी वही देखा है जो मैंने सपने में देखा था। अब मेरा संदेह सच हो गया। मुझे एहसास हुआ कि उन खेतों में सचमुच कुछ गड़बड़ थी। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने खिड़की से क्या देखा। उसने भी खिड़की की तरफ नजर डाली, लेकिन असल में उसे कुछ नजर नहीं आया। अब स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। आखिरकार हमने जागने का फैसला किया। हम तीनों उठे और हमने अपना अनुभव साझा किया। समय रात के 11 बजे का था। अब जैसा कि मैंने बताया, वह सेना वाला व्यक्ति बहुत साहसी था। उसने मुझसे और मेरे दोस्तों कहा उस पॉइंट पर चलें जहां मैंने वह असामान्य चीज देखी थी। बेशक मैं कायर था, मुझे उस विचार पर पछतावा था, लेकिन उन्होंने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे भागने नहीं दिया। इसलिए हमने उस पॉइंट पर चलने का फैसला किया। यह सचमुच बहुत ही अजीब रास्ता था। वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम कीचड़ भरे पैरों के साथ मैदान पर चल रहे थे। जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां लाल कपड़े से लिपटा हुआ एक शव पड़ा हुआ था। बिना 1 सेकंड की देरी के मैं और मेरे 2 दोस्त वहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगे और सीधे अपने अपने बिस्तर पर जा गिरे। मैं बहुत जोर से कांप रहा था। मैंने अपने जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव नहीं किया और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही था। 30 मिनट तक लगातार चुपचाप मंत्र दोहराने के बाद मेरे मन में विचार आता है कि वह सेना वाला व्यक्ति हमारे साथ उस स्थान से वापस नहीं लौटा और मैंने अपने दोस्त से इस बारे में सवाल किया कि उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। अब एक अन्य मित्र अविनाद ने खिड़की से उस व्यक्ति को देखने और उसका पता लगाने का साहस किया, लेकिन उसने जो देखा वह सचमुच अजीब था।
उसने देखा कि सेना वाला व्यक्ति गेस्ट हाउस की ओर भाग रहा है और शव भी उसके पीछे ही भाग रहा है, उड़ नहीं रहा है। वो बॉडी का सीटी उसके पीछे आ रही थी। अब उस दृश्य को देखने के बाद अविनाश ने वास्तव में अपनी पैंट में पेशाब कर दिया और बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अपने बिस्तर पर चादर से अपना चेहरा ढक लिया और मंत्र दोहराते हुए लेट गया। उसकी हालत देखकर हम दोनों दोस्त भी डर गए। अब 5 मिनट बाद सेना वाला व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया और बस अपनी चादर खोली और उसके अंदर घुस गया। उनकी हालत बहुत खराब थी, वह रो भी रहे थे। अब रात बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने इसे पार कर लिया और आखिरकार खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ गई। लेकिन किसी ने भी अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद हमारे घर वाले आए तो हैरान रह गए कि सुबह 10 बजे भी हम लोग सो रहे थे। जब उन्होंने हमारा चेहरा देखा तो वे बेहद चौंक गए। उन्हें संदेह है कि हमारे चेहरों की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। और सेना वाला शख्स अभी भी अपनी चादर के अंदर ही था। तभी रिलेटिव्स ने उसकी चादर खोल दी और सचमुच शॉक्ड और चिंतित था। सेना वाला व्यक्ति अभी भी कांप रहा था और उसे 104 बुखार था। और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो वह अपना मुंह तक नहीं खोल पाया। अब मेरे पिता और चाचा ने उस सेना वाला व्यक्ति को शहर के एक अस्पताल में पहुंचाया। यह शहर का एक अच्छा अस्पताल था। वहां डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने सारी कहानी मेरे पापा को बताई, लेकिन हमें यह भी नहीं पता था कि उस सेना वाला व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्योंकि हम गेस्ट हाउस में भाग गए थे। फिर मेरे पिता ने सेना वाला व्यक्ति को एक पंडित जी के पास जाने दिया। तब पंडित जी ने बताया कि वह सदमा में है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ बहुत ही खतरनाक देखा है और हो सकता है कि वह चीज उस पर प्रभाव डाल रही हो। तभी पंडित जी उस स्थान पर आए जहां सारी घटना घटी थी और ध्यान करके और कुछ अनुष्ठान करके उन्हें पता चला कि उस सेना वाला व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब मैं और मेरे दोस्त उस जगह से भाग गए तो सेना वाला व्यक्ति ने यह पता लगाने की कोशिश की कि असल में उन खेतों में क्या गड़बड़ी है और वह शव के करीब गया और उन पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। सेना की मानसिकता और दुर्भाग्य से उसने अपना पैर कहीं रख दिया जहां एक व्यक्ति का शव खोदा गया था और इंसान की आत्मा उसके शरीर के अंदर आ जाती है। लेकिन वह असामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा और मानसिकता है, इच्छा शक्ति भी है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम महाकालेश्वर मंदिर जाएं और उन्हें भी यथाशीघ्र अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। हम भी बिना देर किए वहां पहुंच गए। अब हमने वहां अभिषेक किया और हमें कुछ विभूति मिली। जैसे ही हमने उनके सिर पर विभूति लगाई, उनकी चेतना लौट आई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और उन्हें अपने कार्यालय जाना होगा। आखिरकार हमें बहुत राहत मिली और हम वहां से चले आए। पंडित जी ने बताया कि यह एक अस्थायी उपाय था। अब हमें मेहंदीपुर बालाजी के पास जाना होगा। जब हम लखनऊ पहुंचे तो रात के 9 बज रहे थे, इसलिए हमने किसी और सुबह राजस्थान जाने का फैसला किया। महाकालेश्वर के पंडित जी ने सेना वाला को एक काला धागा दिया है और उससे कहा है कि इसे अपनी कलाई से न खोलें, लेकिन असल में सेना वाला ने ऐसा किया। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसने विभूति को रगड़ा और धागा खोल दिया। उसके लिए एक व्यक्ति को गार्ड के रूप में सेलेक्ट किया गया था। मैं और मेरा दोनों दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे और बहुत थके हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद शैतान फिर से सेना वाला पर लौट आया और अब जब मैं सो रहा था तो उसने मुझे एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा और मैं बिल्कुल उसके बगल में था। थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उससे 6 फीट दूर जा सकता था। अब वो मुझे लगातार तेज गति से थप्पड़ मारने लगा। मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि मुझे थप्पड़ कौन मार रहा है। जल्द ही मेरे पिता और गार्ड ने शोर सुना और मेरी मदद की। मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे थे। उसने मुझे 5-10 मिनट तक लगातार थप्पड़ मारे। अब जैसे ही घड़ी की सुई ने 5 बजाए, हमने मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपनी यात्रा शुरू की
और हमारे साथ भी वही सब हुआ, लेकिन आखिरकार हमें भूत से छुटकारा मिल गया। पंडित जी ने कहा कि यह क्षेत्र वास्तव में प्रेतवाधित था, क्योंकि बहुत पुराने समय में कुछ लोग उसी गेस्ट हाउस में आए थे और किसी को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन घर के गार्ड ने यह सुन लिया और दुर्भाग्य से उनमें से एक व्यक्ति ने उसे यह सुनते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने गेस्ट हाउस में उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पीछे के खेत में खोद डाला। तो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण यही था। लेकिन फिर भी मैं सेना वाला द्वारा मुझे दिए गए उन थप्पड़ों को नहीं भूलूंगा। सीख: देर रात को कभी भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर न देखें।